आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ऑलरेडी सॉल्व कर दिए गए हैं। अगर ऐसा कोई पेपर रह गया है जो आपके पास है जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आप 8469022568 पर आप उसको सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप साफ फोटो बिल्कुल क्लिक करके जो है फोटो आप भेज सकते हैं और यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा 8469022568। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो आपका अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो आएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है और ऑप्शन दे देगा r इक्वल्स टू 2f, r इक्वल्स टू 1/2f, 1/r इक्वल्स टू f। ऐसे गलत और सीधे सही क्वेश्चन के आंसर देगा 4 और ऑप्शन में पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पेपर्स डाले हैं आपके साइंस के या ऑल सब्जेक्ट्स के उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक नवंबर दिसंबर की परीक्षा जो होगी फर्स्ट टर्म उसमें आपको देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पढ़ लेना अगर आपने पढ़ा नहीं है तो देखा नहीं है तो। दूसरा क्वेश्चन है वहाँ इसमें आपका जो है इसका आंसर जो है r इक्वल्स टू 2f होता है, यानी कि रेडियस से जो है रेडियस आपका दुगना होता है फोकल दूरी का। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कॉनकेव। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पारदर्शी माध्यम के दो उदाहरण दें। तो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है आपका वायु यानी कि एयर हो जाता है और जल यानी कि आपका लिक्विड या वाटर हो जाता है। वाटर बोलेंगे आप सही रहेगा। उसके बाद में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है और आपको एग्जाम्पल में या फिर ऑप्शन में दे दिया जाएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल अवतल दोनों। इस तरह से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम या एम्पियर या फिर वोल्ट ऐसे लिख करके दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एक उदाहरण आपको देना है, तो बर्फ का जो पिघलना है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं हम। उसके बाद में लिटमस पत्र का जो प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो बैंगनी रंग होता है उसका। और पीएच स्केल का परास जो होता है वो 0 से 14 होता है, यानी कि परास मतलब जो लिमिट होती है वो 0 से 14 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ऐसी एक धातु का नाम बताएं जो चमकीला नहीं होता है, सॉरी चमकीला होता है लेकिन अधातु है। तो अधातु जो है आयोडीन है और ये चमकीला होता है। तो ये इसके आंसर होगा, ये सारे के सारे एमसीक्यू रूप में बन सकते हैं, तो इन सभी को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उत्तल दर्पण में के फोकस दूरी की परिभाषा जो है आपको लिखनी है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस या प्रथम फोकस भी कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। और ये डेफिनेशन दे करके आपसे पूछ लेगा ये किसकी डेफिनेशन है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। ये डेफिनेशन दे देगा और आपसे पूछेगा प्रथम फोकस, इसको इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं, तो इसको पूछेगा प्रथम फोकस या फिर मुख्य फोकस या क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है। इसका भी एमसीक्यू बन सकता है कि आपका जो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा कि यहाँ पर जो है ऑक्साइड की परत जो है जम जाती है उसको हटाने के लिए। तो ये क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, ये जो परत है ये जलने में अवरोध प्रदान करती है और इसको हटाने के लिए हमें जो है इसको पहले साफ करना पड़ता है। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 से परे रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब का स्पष्ट किरण रेख आरेख आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो देखिए आपको तो सबसे पहले उत्तल लेंस बनाना है जो कि ऐसा बन जाता है और एक सेंटर लाइन खींच देनी है जो आपकी मुख्य अक्ष वाली होती है, ये हो गया। यहाँ पर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये बोल रहा है कि आपका जो 2f1 से परे रखी गई है, तो हमारा जो मुख्य अक्ष पे O मानते हैं और यहाँ से जितनी डिस्टेंस लेते हैं वो f1 होता है और यहीं से f1 से जितना डिस्टेंस आपने O से f1 लिया है उतना डिस्टेंस हम लेते हैं f2 के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका वीडियो बनाया उत्तल अवतल दर्पण के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 2f1 आ गया यहाँ पर, 2f1 का जो है ये 2f1 से परे रखी गई है। 2f1 तो यहाँ आ गया, यानी कि वस्तु कहीं 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखी गई होगी, यानी कि अनंत के बीच में रखी हुई है। तो मान लिया हमने A और B वो वस्तु है, यानी कि ये है उसकी वस्तु की छाया जो मैंने बताई है। आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने वीडियो बना रखी है, आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उत्तल अवतल दर्पण का। तो A और B जो है पार्ट ये हो गया किसी वस्तु का आकृति, और यहाँ पर जब उसकी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे टकराने के बाद एक जाती है फोकस से, और दूसरी जो किरण हम निकालेंगे वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और दोनों जहाँ कटेंगे वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम A' और B' से दर्शा देते हैं। और जो प्रतिबिंब बना है f2 और 2f2 के बीच में बना है और ये आपका दर्पण के इधर बना है जो कि उत्तल लेंस है, तो ये वास्तविक बनाता है और हमेशा जो उत्तल लेंस है ये उल्टा बनाता है तथा वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने इसका आंसर देख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला पूछा गया X पदार्थ का नाम और इसका सूत्र लिखना है। सफेदी करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं चूना और इसका रासायनिक सूत्र जो है CaO है। ठीक है, इसके बाद में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा पूछा है पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो पदार्थ X के साथ जल की अभिक्रिया जब हम लिखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये रहा पदार्थ X जो कि अभी हमने बताया CaO है और जल है H2O। ठीक है, इससे हम इस दोनों को रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास CaOH2 एक्वस मिल जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ही मिलेगा लेकिन ये बुझा चूना मिलेगा और ये बिना बुझा चूना जल के साथ बनाने पर। ठीक है, तो आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र, यहाँ पे नेत्र लेंस होगा, सेंस लिखा है यहाँ पे। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर पाता है या लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से रेटिना पर जो है बना पाता है उसका प्रतिबिंब। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे अम्ल
का जलीय विलयन क्यों विद्युत का जो है पालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का पालन इसलिए करता है क्योंकि इसमें H+ आयन जो है उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर और स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ आपको बनाना है। तो ये रहा, हमने बल्ब बना दिया, यहाँ पर एमीटर को ए से दर्शाते हैं, ठीक है, और ये रहा हमारा सेल और ये रही हमारी स्विच। तो इस तरह से परिपथ का बना देना है और किसी पॉजिटिव साइड से हमारा जो है करंट भागती है तो पॉजिटिव साइड से करंट भगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है सेल का। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी कि एक अभिकारक जो है दो अभिकारकों में टूट जाता है, और जबकि आपका संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक मिलकर के केवल एक ही एकल उपयोग उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं संयोजन और ये वियोजन। तो संयोजन में क्या हो रहा है कि दो मिलकर के एक बना रहे हैं और वियोजन में क्या मिल रहा है कि एक मिलकर के दूसरा बना रहा है, यानी उल्टा बना रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की जो है दूरी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अवतल लेंस है और इसमें M और F जो है ऋणात्मक हो जाएंगे। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो F बराबर -15 ले लेंगे जो कि हमारा फोकस दे रखा है, और जो है लेंस से जो दूरी दे रखी है वस्तु की वो V बराबर -10, क्योंकि दोनों ऋणात्मक लेने हैं हमें। और लेंस सूत्र हमें पता ही होता है 1/V - 1/U = 1/F। तो हमारे पास V की वैल्यू -10 है और F की वैल्यू जो है -15 है, तो F की जगह ये रख दिया और V की जगह ये रख दिया, और U निकालनी है हमें। तो U निकालने के लिए समीकरण को मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा U बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः जो बिंब है वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको आकृति में हमने दिखाया है। यहाँ पर इसकी आकृति बनाई है। अगर आपसे पूछा नहीं गया आपको तो केवल आंसर वहीं बताना था, लेकिन ये रहा उसका चित्र जो है कि लेंस से कोई वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है, और फोकस दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर है और आपका जो बिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इस तरह से ये डायग्राम है। निम्न रासायनिक समीकरणों को हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2O। तो ये संतुलित समीकरण खुद ही है, इसको संतुलित नहीं करना है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको ऐसे कैसे उतार देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है Na + H2O, यानी कि आपका सोडियम प्लस आपका वाटर जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, तो इसको संतुलित करना है। तो इसमें 2 सोडियम आएगा, यहाँ पे 2 लगेगा इसमें, और आपका वाटर जो है इसमें भी 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और NaO में 2 देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और H2 आपका सिंगल रह जाएगा, तब जाके आपका ये संतुलित होगा। इसी तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हम संतुलित कर लेंगे। Fe + H2O फेरस ऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, आयरन को जब हम ऑक्सीजन से क्रिएट करा रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 3 लगेगा Fe में, और H2O में आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर Fe3O4 सेम ही आ जाएगा, और लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो 4 हो जाएंगे। तो ये बैलेंस समीकरण हो गया। अगर आपको बैलेंस समीकरण नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, इजी वे में, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टिंडल प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज लिखा है मैंने, आपको आसान होगा याद रखने में। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम यानी कि जो केमिकल मिक्सचर से यानी रासायनिक मिक्सचर से हो करके गुजरता है तो प्रकाश का परिकिरणन होता है तथा प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको आप देखेंगे तो एक टॉर्च जलाया है, ये पानी से गया तो लाइट हमें जो है जाती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन जब हमने इसको दूध पर ये रोशनी जब पड़ी तो इसका मार्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टिंडल प्रभाव कौन दिखा रहा है? दूध। तो ये है हमारे टिंडल प्रभाव का एक नमूना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधार वर्ध्यता और तन्यता में अंतर बताना है आपको, अर्थ बताना है। तो धातुओं का वह गुण जिनमें उनको हथौड़ों से पीट करके पतली चादर बनाई जाती है, धातुओं के इस गुण को आधार वर्ध्यता कहते हैं, जिसमें सोना चांदी अगर है हम इसको पीट करके बना सकते हैं चादर के रूप में। तन्यता भी वही चीज़ होती है। तो तन्यता में केवल खिंचाव होता है और पिटाई नहीं होती है। तो तन्यता वह गुण है जिसमें उनको खींच करके पतला तार बनाया जाता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। इसमें भी सोना चांदी आएगा। एक आपका 1 ग्राम सोना जो है 1 ग्राम, आप तो जो एक अंगूठी पहनते हो वो आपका 10 ग्राम का होता है, लेकिन अगर आप 1 ग्राम सोने को खींचते हो, लंबा करते हो रस्सी बनाने के लिए, तो आपको 60 किलोमीटर लंबी रस्सी मिलेगी, यानी कि लगभग 60 किलोमीटर मतलब होगा यहाँ से दिल्ली के आसपास आप चले जाओगे, ये जैसा मैं बता रहा हूँ अपनी लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? एक कांच प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का जो हमें आरेख बनाना है। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है? जब कोई सफ़ेद प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कोई एक प्रिज्म है, जो ये प्रिज्म, और यहाँ पर सफ़ेद लाइट इसमें गुजरी और यहाँ पे टकराने के बाद ये 7 अपने अलग अलग कलर मतलब रंगों में बिखर गई। इसमें पहला रेड है, दूसरा येलो, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। आपको ये श्रृंखला याद रखनी है। MCQ बन सकता है कि इंद्रधनुष के या जो है प्रिज्म से निकलने वाले रंगों की श्रृंखला का क्रम कौन सा होगा। तो वहाँ पे क्रम जो देगा वो आपको क्रम याद रखना है कि पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, उसके बाद येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, वॉयलेट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका यह पार्ट पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष में लेंस के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, और इसमें जो है आपका फोकस दूरी जो है दीर्घ दृष्टि दोष में अधिक हो जाती है। इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और यहाँ पर है इस लेंस के कारण जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके बाद में आपका इस दोष को अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं और इसको उत्तल लेंस से दूर कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी 2 आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसका 2 उपयोग आपको बनाना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम तैयार करते हैं तो जिप्सम का जो है एक लवण होता है ये, और क्रिस्टलन के जल की संख्या जो है इसमें 2 होती है, क्योंकि आप देखोगे हाइड्रोजन जल जो है H2O वो 2 है, ठीक है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड बनाता है,
जिसे साधारण भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसकी इक्वेशन ये बनेगी और इसको आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इक्वेशन ये होता है सॉरी, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे करके, और इसमें आपको सही सूत्र बताना होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह मिश्रण सूखने पर खड़ा हो जाता है, ऐसा जिप्सम के बनने के कारण होता है। तो यानी कि जब हीट होती है तो ये जिप्सम बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जब ऑक्सीजन को वाटर को जो मिलाया जाता है तो ये जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी हमें बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति और कलात्मक वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है। इसका यह पार्ट पूछा गया था, धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आपको बताने हैं। कोई भी दो, मैंने बहुत सारे लिखे हैं। यहाँ पर भौतिक गुण हैं जो यहाँ पे धातु अधातु में अंतर बताते हैं आमने सामने, और यहाँ पे रासायनिक गुण हैं जो धातु अधातु में अंतर बताते हैं यहाँ सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे धातुओं में क्या क्या होता है, इधर ये रासायनिक है और ये भौतिक गुण है। तो इनको आप देख करके आप आराम से जो आपको अच्छा लगता है वो दो लिख सकते हो। पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, लाइन से लिखे गए हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आपका जो है ग्रुप बी आ जाता है जिसमें जीव विज्ञान 30 अंक का पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीनीकरण सूत्रों के उदाहरण लिखने हैं। तो जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय है, बायोमास है, जैव ईंधन आदि है, ये सारे नवीनीकरण ऊर्जा में आते हैं। दूसरा है दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्रांग में ये दीर्घ रोम पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन बन सकता है MCQ का। फुफ्फुस को बढ़ने वाली झिल्ली ढकने वाली झिल्ली का नाम आपको बताना है। तो उसको फुफ्फुस आवरण या फिर विसरल प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं। तो मेरुरज्जु में बनते हैं, ये भी MCQ बनेगा। और यहाँ पे स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होती है। तो खंडन विधि से होती है, ये भी MCQ बनता है आपका। इसके बाद में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इसका आंसर आपको देना है। तो आप जानती हैं कि लार जो मिलेगा तो वो उसको चिकना और लसलसा बना देगा, जिससे वो भोजन नली में आसानी से फिसल करके जो आपके पाचन तक पहुँच जाएगी। और इससे यह महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है कि इसमें जो एंजाइम एमाइलेज मड जो है वो प्रेजेंट होता है, वो शर्करा में खंडित कर देता है। जो जटिल अणु है ना, बहुत हार्ड बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, उनको जो है तोड़ता है। इस तरह से हम जो कह सकते हैं कि भोजन जो है अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद में भोजन में लार जो है अहम भूमिका निभाती है। 19वां है ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में आपको कोई भी दो अंतर लिखने हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को ऑक्सीशोषण, और अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा, इस शोषण में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें जो है ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है। इसके अलावा इसमें जो है फलस्वरूप CO2 और H2O बनता है, और इसमें केवल फलस्वरूप आपका जो है CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है। ये आपके अंतर हैं। मानव मस्तिष्क के कोई दो भाग के नाम लिखने हैं। तो सेरेब्रम और सेरिब्रेलम हो जाएंगे, ये दो आप नाम लिख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कार्य बताने हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के कार्य और एस्ट्रोजन के कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं। टेस्टोस्टेरोन का कार्य है, ये पुरुष हार्मोन है जो यौवन की शुरुआत में वृषण द्वारा स्रावित होता है और ये अंडे के परिपक्वता पे बनता है या परिपक्व बनाता है। और एस्ट्रोजन के कार्य जो है आपके एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित महिला हार्मोन है और स्त्रियों में गौण स्त्री लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है तथा अंडाशय वो गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को नियंत्रित करता है। तो ये दोनों इसके कार्य हो गए। तो इस तरह के कोई भी कार्य दे देगा और पूछेगा कौन सा हार्मोन कौन सा कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, MCQ बन सकता है। उसके बाद में स्वयंपोषी तत्व और विषमपोषी पशुओं में क्या अंतर है, पोषण में क्या अंतर है आपको बताना है। तो स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में आपके सामने अंतर जो है लेफ्ट राइट में लिखे गए हैं। इसमें दो अंतर होते हैं आपके, और उनको दोनों को हम उदाहरण के द्वारा बता देंगे। स्वयंपोषी में आपके पौधे और युगलीना आते हैं, और आपका विषमपोषी में युगलीना को छोड़ करके सभी जंतु जैसे अमरबेल और जीवाणु कवक आदि सब जो है आ जाते हैं। इसके बाद मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और क्या कर रहे हैं। तो मानव में वहन तंत्र केवल दो ही होते हैं, ध्यान रखना है। एक रुधिर होती है, एक लसिका होती है। रुधिर के कार्य बता देंगे और लसिका के कार्य बता देंगे, और ये सारे के सारे MCQ के रूप में भी आ सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि आपके जो दो तंत्र कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो वहन तंत्र के मुख्य घटक कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दो होते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों के नाम लिखे हैं और दोनों के कार्य लिखे हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इस वीडियो को आप तैयार करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट दी गई है, उसको जरूर चेक करें। थैंक यू।